नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी से जीडी का सभी शिफ्टों का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की शिफ्ट हम लोग देखेंगे 23 जनवरी सभी शिफ्ट में पूछे गए कुल 80 प्रश्नों में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो चलिए देखते हैं सभी प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कि संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है। यह पूछा गया था कि किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को आत्मा कहा जाता है, किसने कहा जाता है या किस अनुच्छेद को कहा जाता है। ये भी क्या पूछा गया था पता नहीं, लेकिन चलिए दोनों को देख लेते हैं। अनुच्छेद जो 32 है दोस्तों, भारत को अनुच्छेद 32 है जो कि भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय भी कहा जाता है। खुद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो किसने कहा था ये पूछेगा तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। किस अनुच्छेद को कहा जाता है तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में क्या है दोस्तों, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है अनुच्छेद 32 में, जिसको संविधान का आत्मा और हृदय दोनों ही कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन था जो कि बार बार एसएससी के द्वारा पूछा जाता था, लेकिन अब तक नहीं पूछा गया था। तो आज पूछ दिया गया है, बिरजू महाराज का संबंध किस नीति से है। तो बता दें, बिरजू महाराज जिनका जो पूरा नाम होता है दोस्तों आपका पंडित बृज मोहन मिश्र जी ने बिरजू महाराज के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक थे। ठीक है, कथक नर्तक थे। कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथक दोस्तों आपका शास्त्रीय नृत्य, इस बात को याद रखिएगा। कथक क्या है तो शास्त्रीय नृत्य। भारत में कुल अभी वर्तमान में 9 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य में हाल में 6 जो नृत्य है उसको भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा आपको दिया गया है। ठीक है, वो शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका बिंदानी घराने के अग्रणी नर्तक थे। ये दोस्तों आपका घराना भी पूछा ही जाएगा आगे आने वाली शिफ्टों में, किस घराने से संबंधित है तो लखनऊ घराना आपको मारना है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका देश की जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्म विभूषण 1986 सहित प्रदर्शन कला में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पद्म विभूषण ये जो आपके पंडित बिरजू महाराज है उनको कब दिया गया था तो 1986 में दिया गया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विधवा पुनः विवाह की स्थापना किसने किया था। तो इसका राइट आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं के विवाह के लिए खूब आवाज उठाई थी। उसका नतीजा यह था कि विधवा पुनः विवाह कानून 1856 पारित हुआ था। उन्होंने खुद को एक विधवा से अपनी बेटी की शादी करवाई थी और उन्होंने बहु पत्नी प्रथा बाल विवाह के खिलाफ भी आवाज उठाया था। तो आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है। ये पूछा गया था। तो दूसरा सबसे कम जनसंख्या दोस्तों पूछा गया था। तो आपको बता दें कि 2011 में जनगणना जो हुआ था दोस्तों आपका, उसके अनुसार सिक्किम तो सबसे कम था। सिक्किम का जनसंख्या सबसे कम था। ठीक है, 6,10,577 ही था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या सबसे अधिक था। ठीक है, इसका जो जनसंख्या ब्राजील एक देश है उसके जनसंख्या से भी अधिक है उत्तर प्रदेश का। लेकिन दोस्तों आपका दूसरा सबसे कम पूछा गया था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बता दें कि लगभग 1,91,014 जनसंख्या के साथ मिजोरम भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मिजोरम हो जाएगा। इसके बाद जनगणना की बात करें तो पहली बार जो जनगणना है गैर समकालिक जनगणना हुआ था, जो कि दोस्तों आपका 1872 में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि भारत में पहली समकालिक जनगणना कब हुआ था तो 1881 में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन चुका है, इसलिए आपको इसमें बता रहे हैं। इसके अलावा जो लास्ट बार जनगणना है आज़ादी के बाद दोस्तों 2011 में लास्ट बार जनगणना हुआ है, जो कि आपका 7वां जनगणना था। पहला जनगणना आज़ादी के बाद 1951 में हुआ था। इसके अलावा 7वां जनगणना 2011 में हुआ, 8वां 2021 में होने वाला था लेकिन हुआ नहीं है। ये भी पूछा गया जनगणना कौन सा मंत्रालय करवाता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। तो ये आपका गृह मंत्रालय इसका राइट आंसर था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था, मतलब उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस पंचवर्षीय योजना के काम था। तो ये दोस्तों आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को अधिक महत्व दिया गया था। मुख्य रूप से भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। भारत सरकार ने देश में औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण को बढ़ावा दिया। और द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों आपको पहले बता दें 1956 से 1961 तक चला था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पंचवर्षीय योजना का शुरुआत दोस्तों कब हुआ था। तो ये आपको बता दें कि 1951 में दोस्तों आपका पहली बार पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ था, जो कि 5 साल तक चला था 1951 से 1956। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 चला। इसके अलावा लास्ट जो पंचवर्षीय योजना चला था आपका 12वां, जो कि 12 से 17 चला है। इसके अलावा द्वितीय वर्ष की पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित कार्य करती थी। ठीक है, तो ये मॉडल ही पूछा जाता है। तो महालनोबिस पहला वाला हेराडोमल मॉडल पर था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, कार्बन का परमाणु क्रमांक संख्या पूछा गया था। तो आपको बता दें कार्बन एक रासायनिक तत्व है जिसका जो प्रतीक होता है C होता है और परमाणु संख्या कितना होता है तो ये आपका 6 होता है। तो ये आपका 6 राइट आंसर था। इसके अलावा ये आवर्त के समूह 14 से संबंधित है। अगर समूह पूछेगा तो आपका 14 पर संबंधित है। ठीक है, ये आपका पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, चुनाव आयोग कौन कौन सा चुनाव करवाता है। आपका
पूछा गया था, क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, चुनाव आयुक्त डैश और विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा का चुनाव करवाती है। आपके ऑप्शन में दिया गया था संसद, प्रधानमंत्री, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो आपको बता दें कि भारत का जो निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा का चुनाव है, ताकि ऑप्शन में भी था, लोकसभा का चुनाव है जो कि आपके ऑप्शन में भी था, राज्यसभा का चुनाव है जो कि आपके ऑप्शन में भी था। तो राष्ट्रपति आदि का जो चुनाव है संबंधित सत्ता से होता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री का चुनाव दोस्तों आपका, संसद का चुनाव प्रधानमंत्री, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोस्तों आपका नहीं होगा, प्रधानमंत्री भी नहीं होगा, संसद प्रधानमंत्री का आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जबकि जो ग्राम पंचायत होता है, नगर पालिका होता है, महानगर होता है, महानगर परिषद होता है, तहसील होता है और जिला परिषद के चुनाव की सत्ता से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। ठीक है, तो आपका विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और मतलब संसद में 2 सदन होता है, तो दोनों का चुनाव है दोस्तों आपका राज्यसभा के द्वारा, ये केंद्रीय चुनाव आयुक्त के द्वारा करवाया जाता है। एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था, बेंगलुरु में टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया था? तो पीएम मोदी ने टेली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बेंगलुरु टेक समिट BTS 22 के रजत क्रांति संस्करण का उद्घाटन किया है। यह एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों आपका किया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया आपका, केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें, केरल के त्रिशूर जिले में चलकुड्डी नदी पर अथियारपल्ली वाटरफॉल समुद्र तल से 1000 फीट पर ऊपर स्थित है। ये खूबसूरत झरना केरल के फेमस पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यह केरल का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। अथियारपल्ली फॉल्स 80 फीट की ऊंचाई से नीचे आता है। तो अथियारपल्ली फॉल्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरल की राजधानी कहाँ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन है कि पूछा गया दोस्तों, मोरित्तर काल में जिसके पास जमीन ना होती थी उसे क्या कहा जाता था? इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि दोस्तों इसका जो आंसर है मुझे तो अभी तक मालूम नहीं चल पाया है। जैसे ही मालूम चलेगा आपको हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। इसके अलावा पीडीएफ में दे देंगे। पीडीएफ दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा अगर आपको 500 का पीडीएफ 500 क्वेश्चन का पीडीएफ तैयार किया गया है, जो कि आपका 17 अगस्त तक एग्जाम चला था, आज का भी इसमें शामिल कर देंगे। अगर ये आप लेना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपये में दोस्तों आपको ये चार्ज से रखा गया है। तो लेने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप 9973741666 यह आपका व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका, दीपा कर्माकर ने किस ओलंपिक में भाग लिया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपका दीपा कर्माकर ने किस ओलंपिक में भाग लिया था, ये पूछा गया था। दीपा कर्माकर दोस्तों आपको बता दें कि 2016 के रियो ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक है, कौन से ओलंपिक में भाग लिया था? 2016 के रियो ओलंपिक में आपका हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 2016 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका स्किल इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? ठीक है, 2015 में ये था। तो स्किल जो इंडिया मिशन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार में शुरू की गई एक योजना थी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी। और आज पूरे देश में स्किल मिशन इंडिया मिशन सरकारी योजना काम कर रही है। तो ये आपका इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों? तो 2015 इसका राइट आंसर था। ठीक है, इस सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है हाल ही में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 57 वर्षीय माधवीपुरी बुच की शुरुआती 3 साल की अवधि के लिए नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। तो आपका इसका राइट आंसर दोस्तों आपका माधवीपुरी बुच हो जाएगा। बुच अजय त्यागी का स्थान लेगी, जिनके 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका माधवीपुरी बुच हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया दोस्तों, आपके आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं? तो वर्तमान में दोस्तों आपको बता दें कि आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व है। कितना है? 118 तत्व है। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका 118 हो जाएगा। एक क्वेश्चन के पूछा गया था कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कितना स्थान रखता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि साल 2019 में लगभग 1.15 अरब की जनसंख्या के साथ भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। पहला नंबर पर दोस्तों आपका चीन होता है। भारत के पास विश्व की कुल भू क्षेत्र की 2.4% भाग, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लेकिन ये विश्व की 17% जनसंख्या का निवास स्थान करती है। इसके अलावा विश्व में आपका ये क्षेत्रफल के अनुसार आपका भारत का स्थान 7वां है। और दोस्तों जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान 2 है, जो कि आपके आज के एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि सिंधी जो लोग हैं मकर संक्रांति को किस नाम से मनाते हैं? तो सिंधी लोग दोस्तों आपको बता दें, एक सिंधी गिरिबाग की निवासी रोशन हिनानी बताती हैं कि सिंधी समाज में मकर संक्रांति को तिरमुरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका तिरमुरी हो जाएगा, जो कि फर्स्ट पे था।
समाज की लोक कन्याओं की घरों में पूजा कर उन्हें तिल का गजक देते हैं। इस दिन खाद्य व्यंजन मेथी, मटर, गोभी, पुलाव, दिन की शुरुआत भगवान झूले लाल के आशीर्वाद से होता है। तो ओवरऑल दोस्तों आपका 3 मूड़ी इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, वीर लखन नायक कौन से प्रांत से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन दिया गया था, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और बंगाल। तो वीर लक्ष्मण नायक दोस्तों आपको बता दें 22 नवंबर 1899 को पैदा हुए थे। पूर्वी भारत में दक्षिण उड़ीसा के एक आदिवासी नागरिक अधिकार कार्य करता थे। तो इसका राइट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा। यो उड़ीसा की भुइया जनजाति के थे। उनका जन्म कोरापुट जिले के टेंटलुगुमा गांव में हुआ था। उनके पिता पद्मम नायक तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में जयपुर समस्थानम के तहत एक आदिवासी मुखिया और मुस्तर थे। इनको 1941 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें दोस्तों इनको फांसी दे दिया गया था। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों कि आर्टिकल 279A में जीएसटी का जो परिषद है उसमें से कौन कौन शामिल है, कथन करके 3 दिया गया था। मेरे ख्याल से शायद आपका तीनों सही है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279A माल और सेवा कर पद से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान अधिनियम 216 के प्रारंभ होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर आदेश के द्वारा माल और सेवा कर परिषद का नामक एक परिषद का गठन करेगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 289A के तहत संघ और राज्य सरकार को माल और सेवा कर से संबंधित मुद्दे पर अनुशंसा करते हुए संवैधानिक निकाय है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्र वित्त मंत्री करता है तथा अन्य सदस्यों में केंद्रीय राजस्व वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्य के वित्त कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं। तो दोस्तों आपका जो 1, 2, 3 था आपका तीनों आपका सही था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों आपको बता दें कि पहला जो जूट कारखाना है आपका कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिश्रा में किया गया था। कब किया गया था? तो 1855 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों कि हरित क्रांति के बाद किसान ने कैसा बीज बोया था? इस प्रकार का कोई प्रश्न था जिसमें ऑप्शन में एक बीजपत्री था, द्विबीजपत्री था, इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था। तो उन्नत अनुवांशिक बीजों का उपयोग, श्रेष्ठ अनुवांशिक बीजों का उपयोग करने वाला हरित क्रांति का वैज्ञानिक पहलू था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा उच्च उपज देने वाले बीज मुख्य रूप से गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का के बीजों की नई किस्मों को विकास किया गया था। तो उच्च उपज देने वाले बीज दोस्तों आपका इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका, शोभना नारायण किससे संबंधित है? देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से दोस्तों आपको बताना था कि इनमें से कौन से कथक नृत्य से संबंधित है और पुरस्कार प्राप्त करता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि शोभना नारायण, इनका जन्म 2 सितंबर 1950 को पश्चिम बंगाल के एक प्रसिद्ध मान्यता प्राप्त भारतीय कथक नृत्यांगना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कथक 100% हो जाएगा। उनका शोभना नारायण आपका राइट आंसर हो जाएगा। उनका समानांतर कथक कलाकार और भारतीय लेखा परीक्षा और सेवा के रूप में दोहरा करियर रहा है। वो भारत में दुनिया भर में प्रदर्शन करती है। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों कि राष्ट्रीय आय है जो कि कैसे निकाला जाता है? तो किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें या साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से भी दर्शाता है। तो शायद इसमें आपका जो उत्तर था अंतिम राइट आंसर था, दिया गया था डैश में एक साल में किए गए उत्पाद डैश राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है। तो आपका अंतिम उत्पाद शायद आपका इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों कि स्वतंत्रता और व्यक्ति की आज़ादी कौन से आर्टिकल में है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आर्टिकल 19 हो जाएगा। आर्टिकल 19 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, जिसके तहत वो किसी भी तरह के विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान को स्वतंत्र होगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि शिल्पादिकारम की रचना कितने वर्ष पहले हुआ था? तो आपका इस रचनाकार का नाम भी दिया गया था कि इलांगो के द्वारा किया गया था, लेकिन पूछा गया था कितने वर्ष पहले हुआ है। तो शिल्पादिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ दोस्तों आपका नुपुर की कहानी होता है। इस महाकाव्य की रचना है चेर वंश के शासक सेन गुटवन के भाई इलांगो आदिगल ने लगभग ईसा की 2री और 3री शताब्दी में किया था। तो ईसा की 2री 3री शताब्दी में हुआ था। अभी दोस्तों आपका चल रहा है 21वीं शताब्दी, तो आप इससे निकाल लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों कि कबड्डी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी एक मैदान पर उतरते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका 7 था। कबड्डी की टीम में आपका 12 खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी विरोधी टीम के साथ खेलते हैं और 5 खिलाड़ी है जो कि रिजर्व रहते हैं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका 7 बिल्कुल हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि डैश 4 kg कैलोरी ग्राम प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1 ग्राम प्रोटीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम जो प्रोटीन है 4 किलो कैलोरी देता है। तो 1 ग्राम प्रोटीन इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था दोस्तों
कि चू फाट जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो चू फाट जो नृत्य है दोस्तों सिक्किम का एक सुंदर लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। लेप्चा जनजाति इस नृत्य को पांग लाहव सोल उत्सव के दौरान करती है। चू शब्द का जो अर्थ होता है बर्फ से ढके पहाड़ और फाट का अर्थ होता है पूजा करना। इस प्रकार इसका अर्थ बर्फ से ढके पहाड़ों की पूजा करना। यह बौद्ध कैलेंडर में 7 महीनों के 15वें दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो सिक्किम इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों से पूछा गया था कि ये आपका सेंटेंस दिया गया था, वो पूछा गया था ये कौन सी योजनाओं से संबंधित है। जिस प्रकार जो आपका पानी है जो कि पानी का बचत करना और उसका उपयोग में लाना, इस तरह का आपका सेंटेंस दिया गया था और पूछा गया था कि कौन सी योजना से संबंधित है। तो शायद दोस्तों आपका पेयजल योजना से संबंधित है, क्योंकि इंद्रधनुष योजना आपका टीकाकरण से था और आत्मनिर्भर भारत भी ऑप्शन में था, जो कि दोस्तों आपका दवा और ये चीज़ से संबंधित था। तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, स्वतंत्रता के बाद भारत के संसद ने सामाजिक और आर्थिक जो आपका समाज है वो डैश स्वरूप प्रदान किया था। कैसा स्वरूप प्रदान किया था, जिस ऑप्शन में आपका उदारवादी था, इसके अलावा पूंजीपति था, इसके अलावा समाजवादी था। तो इस प्रकार करके ऑप्शन दिया गया था। इसका भी आंसर दोस्तों अगर आप लोग को मालूम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों और पूछा गया था आपका कि कौन सा जो महासागर है हिंद महासागर का विस्तार है। ठीक है, तो उस ऑप्शन में आपका अरब सागर था, पीला सागर था, लाल सागर था, इस प्रकार करके ऑप्शन दिया गया था। और दोस्तों पूछा गया था कौन सा जो महासागर है हिंद महासागर का विस्तार है। तो मेरे ख्याल से शायद इसका राइट आंसर आपका अरब सागर हो सकता है। तो आप लोग इसके बाद भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फीफा का मुख्यालय है जो कि कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आपको बता दें कि जो फीफा का जो फुल फॉर्म आपका होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन आपका होता है दोस्तों। इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय दोस्तों आपका ज्यूरिख, इसका मुख्यालय कहाँ है तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका राइट आंसर ज्यूरिख हो जाएगा। इसका स्थापना की बात करें तो स्थापना दोस्तों 21 मई 1904 ईस्वी को हुआ था और वर्तमान में जो अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो, इसके दोस्तों वर्तमान में आपके अध्यक्ष हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 दोस्तों अभी हाल ही में आयोजित हुआ था, जिसमें आपका अर्जेंटीना ने टीम विजेता बना था और उप विजेता आपका फ्रांस बना था। ठीक है, वो कहाँ हुआ था तो कतर आपका दोहा में आपका ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 खेला गया था और ये दोस्तों आपका 22वां संस्करण भी था। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पूछा गया था दोस्तों आपका कि 13वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मेघालय था। ऑप्शन में मेघालय दिया गया था। मेघालय 13वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करने को तैयार है। 18 से 25 अप्रैल तक शिलोंग के साई इंडोर ट्रेनिंग सेंटर NUHU में होगा। ये दूसरी बार है जबकि पूर्वोत्तर ने दुनिया के सबसे बड़े टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। तो आपका मेघालय दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि दिल्ली में उद्यमिता सेल और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किसने किया था नवंबर 2022 में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी अश्नवी वैष्णव जी राइट आंसर हो जाएंगे। ने सी डॉट परिसर में दिल्ली में उद्यमिता प्रकोष्ठ और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया था। अश्नवी वैष्णव दोस्तों आपको मालूम होगा वर्तमान में कौन है, तो रेल मंत्री भी वर्तमान में दोस्तों आपके अश्नवी वैष्णव जी ही हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोस्तों आपको बता दें अधिकतर जो कांग्रेस के नाम से प्रख्यात है भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है और कांग्रेस की जो स्थापना है ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका 1885 हो जाएगा। इसके संस्थापक कौन थे तो A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे, जो कि थियोफिजिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य हैं। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी और दिनेश श्वाचा भी शामिल थे। ठीक है, तो ये आपका 1850 में आपका स्थापना हुआ था। लेकिन जो प्रथम अधिवेशन है दोस्तों आपका कहाँ हुआ था तो मुंबई के गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय महाविद्यालय में हुआ था। इसके अलावा जो प्रथम आपके जो कांग्रेस की अध्यक्षता किया था वो किसने किया था तो बेगम चंद बनर्जी दोस्तों आपका अध्यक्ष प्रथम किए थे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आता है और इसका जो स्थापना हुआ तो उस समय वाइसराय कौन था तो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, इतना बातों को आप याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेके पूछा गया दोस्तों भगवान महावीर ने भगवान जो महावीर है मतलब गृह को मतलब अपने घर को किस उम्र में छोड़ा था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शायद। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति करने में महावीर भगवान जी को कितना साल लगा था तो 12 साल की कठिन तपस्या के बाद भगवान मीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और भगवान जो महावीर है महावीर ने जैन धर्म के 5 सिद्धांत दिए थे, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन दिया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि 30 वर्ष की उम्र में आपका महावीर भगवान जी हैं जो कि घर छोड़ दिए थे। तो आपका 30 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 वर्ष की उम्र में घर का त्याग कर दिया था, अज्ञान की खोज में भटकना आरंभ कर दिया था। एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर वो ध्यान लगाया करते थे। ठीक है, तो 30 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था अरुणाचल प्रदेश का एक जो ड्रीम महोत्सव है वो पूछा गया था कि आपका कब मनाया जाता है। देखिए
पहले पूछा जाता था कि कौन से राज्य से संबंधित है, लेकिन अब थोड़ा सा डाउन मतलब डिप करके पूछा जाता है कि कहाँ पर मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो ड्रीम महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध फसल त्यौहार है। ड्रीम महोत्सव मूल रूप से फसल कटाई का त्यौहार, इतना आपको मालूम है। इसके अलावा बता दी, ये त्यौहार मुख्यतः आपका अरुणाचल प्रदेश के कौन से समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो अपातानी समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 से 7 जुलाई के मध्य इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो जुलाई महीना में दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, अगर आपके ऑप्शन में दिया गया होगा तो, ठीक है। इसके अलावा इस त्यौहार में आपातानी समुदाय के लोग देवताओं तामू, हरनियांग, मेती और दानाई की पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के कुछ जो प्रमुख त्यौहार है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, नागालैंड में जो आपके जो प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, मोत्सो त्यौहार मनाया जाता है, और सिक्रेनी आपका नागालैंड में मनाया जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का जो प्रमुख त्यौहार है आपका लोसर हो जाएगा, एक ड्रीम महोत्सव आपका हो गया, एक सॉन्ग त्यौहार है जो आएगा, एक रेह त्यौहार है, ठीक है। इसके अलावा मिजोरम के चाप चारकुट था, इसके अलावा मीमकुट है, इसके बाद पावकुट है आपका मिजोरम का, और मेघालय का खासी वांगला रानीकोट त्यौहार आपके मेघालय में मनाया जाता है। और असम में दोस्तों आपका बिहू, माउजली और असम चाय त्यौहार और अम्बुबाची त्यौहार, ये सभी दोस्तों आपके असम में मनाए जाते हैं। तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट के कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार थे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पॉइंट पार्ट बनते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2022 की, जब स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस था तो राष्ट्रीय युवा जो दिवस का कार्यक्रम था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो 2022 में जब स्वामी विवेकानंद का 25वें के जन्म दिवस पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, कहाँ, तो पुडुचेरी में किया गया था। तो पुडुचेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपका दिल्ली भी था, तो दिल्ली आपका गलत है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर 12 जनवरी को हमेशा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 12 से 16 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आपका 2022 का पूछा था। इसके अलावा अभी आपका कुछ दिन पहले ही स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस का कार्यक्रम मनाया गया था, जो कि 26वां, वो दोस्तों आपका कर्नाटक के हुगली हुगली जो शहर है वहाँ मनाया गया था। तो आपका 2023 का कर्नाटक में मनाया गया था। इस बात को आगे आने वाले एग्जामों के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। एक क्वेश्चन का पूछा गया था, जो बर्मी भाषा है भारत के कौन से पड़ोसी देश में बोला जाता है, ठीक है। तो बर्मी भाषा दोस्तों आपको बता दें स्वतंत्र देश म्यांमार की राजभाषा है, तो इसका राइट आंसर आपका म्यांमार हो जाएगा। ये मुख्य रूप से ब्रह्म देश बर्मा का संस्कृति नाम में बोली जाती है। म्यांमार की सीमा में सटे भारतीय राज्यों में कौन कौन से आते हैं, तो आपके असम आते हैं, मणिपुर आते हैं, अंडमान आते हैं, निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ लोग इस भाषा का प्रयोग है जो कि करते हैं। तो बर्मी भाषा दोस्तों आपका कहाँ बोला जाता है, तो म्यांमार में बोला जाता है, जो कि आपका भारत का पड़ोसी देश भी है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो शैलियाँ हैं वह 8 प्रकार की हैं, ठीक है। पहला तो आपका कथक हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका कहाँ से संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका उत्तर भारत से संबंधित है। इसके अलावा भरतनाट्यम दोस्तों आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसके अलावा कथकली दोस्तों आपका केरल से संबंधित है। मणिपुरी दोस्तों आपका नाम से ही पता चल रहा होगा मणिपुर से संबंधित है। ओडिशा भी नाम से आपको पता चल रहा होगा ओडिशा से संबंधित है। इसके अलावा कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा सतरिया जो नृत्य है आपका असम राज्य से संबंधित है। और मोहिनी अट्टम दोस्तों आपका केरल से संबंधित है। तो केरल से दो आपका शास्त्रीय नृत्य, पहला मोहिनी अट्टम और दूसरा कथकली। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्यों में तांडव शिव और लास्ट पार्वती 2 प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो शास्त्रीय भाषा की बात की जाएगी तो भारत में कुल कितने प्रकार के शास्त्रीय भाषा हैं, तो आपके 6 प्रकार के शास्त्रीय भाषा है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था, राष्ट्रपति से संबंधित कोई अनुच्छेद पूछा गया था। तो पहले आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति से जो संबंधित अनुच्छेद है वो आपका 52 से लेकर 62 तक है, ठीक है। ये आपका अनुच्छेद है, लेकिन क्वेश्चन पता चल रहा है, बहुत से लड़के बता रहे थे कि ये पूछा गया था कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से लेकर राष्ट्रपति के महाभियोग तक के बीच का अनुच्छेद कितना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के जो कार्यकाल का अनुच्छेद है आपका 56 है, और महाभियोग का जो आपका अनुच्छेद है वो आपका 61 है। तो आपका 56 से 61 इसमें राइट आंसर आपका हो जाना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो, ठीक है। अनुच्छेद 61 के बारे में जानते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तब चलाया जा सकता है जब वो संविधान का उल्लंघन करता है। जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा आरोप लगाया जाएगा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग 56 महाभियोग 61 और कार्यकाल 56 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मौसम में जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है। तो आपको ऋतु परिवर्तन का कारण बताएं। तो पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है,
पृथ्वी का डी घूर्णन अक्ष अपने परिक्रमा पथ से बनने वाले समतल पर लगभग 66.5 अंश का कोण बनाता है, जिसके कारण उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में से कोई गोलार्ध सूर्य की ओर झुक जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो मालूम नहीं है कि आपके ऑप्शन में क्या था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली का नया सचिव है जो किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठ IAS अधिकारी नरेश कुमार को दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो आपका नरेश कुमार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। AGMUT कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी जो आपके नरेश कुमार जी हैं, अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित किया गया है। यह पहले दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ पर फोकस किया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको बता दें तो नेहरू महालनोबिस मॉडल पर अपनाया गया था। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, बुनियादी और भारी उद्योगों का विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकीकरण भी था। 1956 की औद्योगिकी नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया था। तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है आपका 1965 से 1961 ईस्वी तक चला था। और इसके अलावा पहली जो पंचवर्षीय योजना है, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब से हुआ था, तो 1951 में हुआ था और पहली पंचवर्षीय योजना 1956 तक चला था। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों, आपका भगवत सिंह मान से संबंधित कुछ क्वेश्चन था कि भागवत जो सिंह मान है आपका कहाँ से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। तो भगवत सिंह मान के बारे में बताएं तो ये तभी वर्तमान में पंजाब के कौन है, तो CM है। ठीक है। इसके अलावा ये भारतीय राजनीतिज्ञ है जो कि पंजाब के 17 में और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। वो पंजाब के ही संगरूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 17वीं लोकसभा निर्वाचित सदस्य रह चुके हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बना था। इससे पूर्व 16वीं लोकसभा भी क्षेत्र से 2014 के चुनाव में भी चुने गए थे। वो आम आदमी पार्टी के सदस्य। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने मनप्रीत सिंह पार्टी बादल की पार्टी पंजाब पीपल्स पार्टी से की थी। बाद में मनप्रीत कांग्रेस में शामिल हो गए तथा भगवत मान जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी में आ गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आपका गरीब का परिवाची शब्द क्या होता है। तो गरीब का परिवाची शब्द आपका ऑप्शन में निर्धन दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। एक क्वेश्चन विद्युत धारा से कोई संबंधित प्रश्न आया था, विद्युत धारा का नियम से संबंधित कोई प्रश्न आया था, तो उसको भी देख लेते हैं। विद्युत धारा का इकाई आपको बता दें तो एम्पियर होता है। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे एमीटर कहा जाता है। एम्पियर की जो परिभाषा होता है, किसी विद्युत परिपथ में एक कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है तो उसे परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर हो जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, संसद बनने का न्यूनतम उम्र कितना होता है, मतलब लोकसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम उम्र आपसे पूछा गया था। तो ये राइट आंसर आपका 25 हो जाएगा। इसके अलावा संसद आप लोग को मालूम होगा 3 अंग जब जुड़ते हैं तब संसद का निर्माण होता है। पहला तो राष्ट्रपति, दूसरा आपका लोकसभा और तीसरा आपका राज्यसभा। ठीक है। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के मामले में यही आयु आपका 30 वर्ष हो जाता है। 30 वर्ष से कम होगा तो राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति का आपका न्यूनतम उम्र कितना है, तो उसका न्यूनतम उम्र आपका 35 वर्ष है। ठीक है। इसके अलावा बात करें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए तो पहली बार आपको भारत का नागरिक होना पड़ता है, फिर दूसरे आपका 25 वर्ष आयु आपका कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवाली आप घोषित नहीं होना चाहिए, तो तभी आप लोकसभा के सदस्य जो कि बन सकते हैं। वर्तमान में कितनी नंबर की लोकसभाएं चल रही हैं, तो आपका 17वीं नंबर की लोकसभा चल रही हैं, जिसके प्रधानमंत्री आपके कौन हैं, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका कोशिका भित्ति से संबंधित कोई प्रश्न आया था बायोलॉजी से, प्रश्न क्लियर नहीं स्टूडेंट के द्वारा, आप लोग अगर एग्जाम देकर आ रहे हैं तो क्वेश्चन जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम 9 अभाज्य संख्या का योग पूछा गया था, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का योग आपको बता दें 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23, जिसका योग होता है आपका 100 होता है। तो इसका राइट आंसर आपका 100 हो जाएगा। इसके अलावा औसत निकालेंगे तो औसत आपका 11.1111 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी आपका 11.11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आज के 4 शिफ्ट में आपके पूछे गए थे। इसके अलावा दोस्तों इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा पूरे शिफ्ट का, मतलब आज के पूरे शिफ्ट का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारा SSC GD में अब तक के हुए 25 शिफ्टों मतलब कि आज का मिला दें तो टोटल आपका 28 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था और उन्हें जितने भी GK जिसके प्रश्न पूछे गए थे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ
अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इसका एक न्यूनतम शुल्क रखा गया है जो कि मात्र 20 रुपये है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इसके अलावा आपको सामने भी दिख रहा होगा। तो जो लोग लेने के लिए इच्छुक हैं आप कृपया संपर्क कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज का आपका सेशन था, जो कि दोस्तों अब समाप्त करते हैं। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों कल के न्यूज़ शिफ्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।